Dear students, in this section, we will discuss the electromagnetic spectrum. So, previously we have discussed the nature and the different parameters of the electromagnetic radiation. Now we will discuss what is the spectrum of that radiation. The electromagnetic spectrum covers a very wide range of wavelengths, and the radiations of different wavelengths have different characteristics. For example, the radiation of wavelength that is nearly equal to 800 nanometer is red in color, while the color of the radiation of wavelength of 400 nanometer is violet. So the whole spectrum can be conveniently divided into several regions. यानी कि जो लाइट है, इस लाइट को जो हम स्टडी करेंगे, क्योंकि लाइट में बहुत ज़्यादा वेवलेंथ्स हैं, बहुत ज़्यादा इसकी रेंज है, तो हम डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ को डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो उसको the whole spectrum can conveniently be divided into several regions, and each region being defined by the limits of any of the four parameters. यानी कि जो भी ये रीजन है, इसको हम इसके फोर पैरामीटर्स के जरिए स्पेसिफाई कर सकते हैं. दैट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर ऑफ एनर्जी. हम इन चार पैरामीटर्स के जरिए डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट जो रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है, उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं. The values given in the table should be considered as only rough boundaries of the spectral regions. अच्छा, ये हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन्स जो हैं, वो ये हमने खुद से क्रिएट किए हैं. ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये हमने क्रिएट किस बेस पे किए हैं, क्योंकि हर रीजन की एक खास प्रॉपर्टी है, या हर रीजन जो है जब एक किसी उससे इंटरेक्ट करता है मैटर से, तो डिफरेंटली इंटरेक्ट करता है. तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो है स्पेक्ट्रल रीजन, दैट इज कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव. हमने मिसाल के तौर पे कुछ जो रेज हैं जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, ये उनके रीजन हैं. ठीक है. और इस हर रीजन को हम ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एनर्जी के जरिए हम इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपको हम जो कन्वीनियंट लगता है, आप उस तरीके से आप उस पैरामीटर को आप ज्यादा यूज कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे लेट से हम कहते हैं कि जी हमें वेव लेंथ का पैरामीटर ज्यादा इजी है, क्योंकि ये चारों जो पैरामीटर्स हैं, दे आर इंटर कन्वर्टिबल. तो अगर मिसाल के तौर पे हम कहें कि जी कॉस्मिक रेज हैं, इनकी जो वेवलेंथ है दैट इज इन द रेंज ऑफ 10 रेज़ टू पावर -4 एंगस्ट्रॉम. यानी कि हमने वेवलेंथ को मेजर किया है यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में, और फिर इसको हम कन्वर्ट करें तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 हर्ट्ज. यानी कि एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से इस वेवलेंथ की जो रेज हैं, वो इतनी 3 इंटू 10 रेज़ पावर 22 विल बी पास्ड इन 1 सेकंड थ्रू अ पॉइंट. और इसका जो वेव नंबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में ये वाली वेव्स 10 रेज़ टू पावर 12 वेव्स प्रेजेंट है इन जस्ट 1 सेंटीमीटर में. तो आप देखें कि ये वेवलेंथ कितनी कम है, और इनकी एनर्जी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 जूल. इट इज रिलेटिवली हाईएस्ट एनर्जी इन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये जो हम वेव्स का डिफरेंट स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, इसमें सबसे ये ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी है कॉस्मिक रेज. फिर एक यानी कि ये रीजन है 10 रेज़ टू पावर -4 से 10 रेज़ टू पावर -3 तक जो भी वेव्स हैं, दे विल बी कंसीडर्ड एज कॉस्मिक रेज. ठीक है. इसी तरीके से फिर 10 रेज़ टू पावर -3 एंगस्ट्रॉम से 10 रेज़ टू पावर -1 एंगस्ट्रॉम तक गामा रेज एंड देन एक्स रेज हैं. फिर अप टू 100 एंगस्ट्रॉम या 10 नैनोमीटर तक ये एक्स रेज हैं. फिर एक्स रेज के बाद जो है
100 एंगस्ट्रॉम या 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, और 400 नैनोमीटर से फिर 800 नैनोमीटर तक विजिबल रेंज है। इसको विजिबल रेंज ये कहते हैं कि हमारी जो इंसानी आंख है दैट इज इसको वो आइडेंटिफाई कर सकती है, इसको देख सकती है, यानी कि हम सिर्फ 400 टू 800 नैनोमीटर की जो रेज हैं हम उनको हमारा माइंड आइडेंटिफाई कर सकता है थ्रू आवर आई। तो ये विजिबल रेंज है, देखिए जस्ट 400 टू 800 नैनोमीटर। फिर इससे भी कम अगर जो है वेवलेंथ बढ़ जाए, यानी कि वेवलेंथ बढ़ रही है टॉप टू बॉटम, अगर 800 नैनोमीटर से 10 रेज टू पावर माइनस 3 माइक्रोमीटर तक हो तो दैट इज इंफ्रारेड, एंड 10 रेज टू पावर माइनस 3 से 10 रेज टू पावर माइनस 6 सॉरी 10 रेज टू पावर 3 से 10 रेज टू पावर 6 तक ये माइक्रोवेव्स हैं, 10 रेज टू पावर 6 से 10 रेज टू पावर 3 मीटर। अब ये देखे 10 रेज टू पावर 3 मीटर, यानी कि ये 1000 मीटर बनता है, सॉरी 10,000 मीटर की एक वेव। वी वर डिस्कसिंग के डिफरेंट जो रेंज है, यानी कि अगर हम रेडियो वेव को देखें तो 10 रेज टू पावर 6 माइक्रोमीटर से 10 रेज टू पावर 3 मीटर तक की जो वेव है वो रेडियो वेव के उसमें आएगी। तो इसकी जो वेवलेंथ है आप ये देखिए कि 10 रेज टू पावर 3 मीटर, यानी कि ये इसके 10 के बाद अगर हम 3 जीरोस ऐड करें, यानी कि 10,000 मीटर की एक वेव, 10,000 मीटर की वेव तक रेडियो वेव्स हो सकती हैं। जबकि कॉस्मिक रेज को हम देखें तो कितनी है जी, 10 रेज टू पावर माइनस 4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम का भी जो है वो 10 रेज टू पावर माइनस 4। तो कितनी रेंज है इसकी इसके जो है स्पेक्ट्रम की कितनी रेंज है, हम इसको जरा इस तरीके से भी देखते हैं। ये so this is another way to look at all the spectrum. We can see that कि यहाँ पे बहुत शॉर्ट वेवलेंथ्स का एक पैटर्न है जो कि बढ़ता जा रहा है फ्रॉम द शॉर्टर वेवलेंथ टू द लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ बहुत बड़ी होती जा रही है। तो अगर हम वेवलेंथ को इन मीटर्स हम ले रहे हैं तो राइट साइड पे जाते वक्त ये तमाम जो है ये शॉर्ट हो रही हैं, और जबकि अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो वेवलेंथ बढ़ रही है। तो हमने ये देखा था कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है तो 1 सेंटीमीटर में वेवलेंथ कम आएंगी। अगर हम इस साइड पे जाएं तो सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि जो इसकी 1 सेंटीमीटर में जो नंबर ऑफ वेव्स हैं जिसे हमने वेव नंबर कहा था कि फ्रॉम लेफ्ट टू फ्रॉम टूवर्ड्स द राइट, ये नंबर ऑफ वेव्स बढ़ता जाएगा। जबकि जब हम अगर लेफ्ट की साइड पे जाएं तो ये नंबर ऑफ वेव कम हो जाएगी क्योंकि वेव की लेंथ ही बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अगर हम इस स्पेक्ट्रम को देखें, इस स्पेक्ट्रम में जो विजिबल रेंज है, जो विजिबल लाइट है, आप ये देखें जस्ट एक छोटा सा फ्रैक्शन है जो कि हम देख सकते हैं। और इस फ्रैक्शन को भी अगर हम मजीद एक्सपेंड करें तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, आप ये देखें कि हमें 400 पे वायलेट नजर आ रहा है और 700 पे रेड नजर आ रहा है। तो देर आर 7 कलर जिसको हमने विद ग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड तक जाता है। तो ये क्या है, विबग्योर एक स्पेक्ट्रम है जो जो कि 7 कलर का है। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंट वो देख सकते हैं। अच्छा, अब जो ये गैमा रेज का हमने एक जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन किया, एक एक्स रेज का, देन अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव ऑफ रेडियो वेव। अब इन सब वेव्स का, इन सब जो फ्रीक्वेंसीज का, इन सब एनर्जीज का, इन सब वेवलेंथ्स का, यानी कि जो 4 पैरामीटर्स हैं, आप किसी भी पैरामीटर से इन लाइट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो इनका तमाम वेवलेंथ्स का जो इंटरेक्शन विद मैटर है
दैट इज डिफरेंट। तो दैट इज वाई हमने इस रेंजेस को डिफरेंट स्पेक्ट्रम का नाम दिया। Although almost all the parts of electromagnetic spectrum are used for studying the matter, हम इन सब को मैटर में स्टडी कर रहे हैं। in organic chemistry we are mainly concerned with only four region, i.e. UV, visible, infrared and radio waves। लेकिन definitely एक एनालिस्ट एज एन एनालिस्ट या हम इन दी एनालिटिकल केमिस्ट्री हमने ये सारे जो डिफरेंट पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ये हम स्टडी करते हैं। Different parameters are used to describe the electromagnetic radiations in different regions. In some regions, the electromagnetic radiation is described in term of wavelength। जी different spectroscopies ये चूंकि इंटरेक्शन डिफरेंट है तो हर रीजन तो अलग तरीके से हम मैटर के साथ इंटरेक्शन देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर रीजन की एक अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मिसाल के तौर पे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि रेडियो वेव्स को के इंटरेक्शन को मैटर के साथ स्टडी करेगी, ये है जी NMR। ठीक है, इसी तरीके से माइक्रोवेव के रीजन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी दैट विल बी द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल एंड अल्ट्रा, जिसको हम कलेक्टिवली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं। ठीक है जी। और एक्स रेज के साथ हम XRD स्टडी है, इसी तरीके से गैमा रेज के साथ भी डिफरेंट जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी या डिफरेंट स्टडीज हम कह सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट रेंज है चूंकि ये डिफरेंटली बिहेव करती हैं मैटर के साथ, तो ये डिफरेंटली ही हम इनको स्टडी करते हैं। और क्या चीज के कहीं पे हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वेवलेंथ को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं क्योंकि ये सारे चारों पैरामीटर जो है वो इंटर कन्वर्टिबल हैं। जैसे कि हम IR रीजन में जब हम देखते हैं यानी कि इंफ्रारेड रीजन में हम ज्यादातर मेजर करते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी। जबकि हम जो रेडियो वेव है हम इसमें फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे होते हैं। Next, we will discuss the molecular energy level. An isolated molecule possesses three kinds of energy, i.e. electronic, vibrational and rotational। जो भी मॉलिक्यूल है उसमें ये थ्री काइंड ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मींस के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है और उन ऑर्बिट्स में दे कैन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द अदर ऑर्बिट। ठीक है, दे कैन स्विच एनर्जी लेके एनर्जी गेन करके वो हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं और एनर्जी लूज करके वो लोअर ऑर्बिट में आ सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग एट ए टाइम। तो ये जो वाइब्रेशन है दैट इज कॉल्ड दिस काइंड ऑफ एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन इज कॉल्ड द वाइब्रेशन एनर्जी। एंड एट द सेम टाइम all the molecules are rotating towards on their own axis, so this is due to the rotational energy। It possesses electrical energy because the electrons associated with each atom or bond of molecule are in continuous motion। It has a vibrational energy due to the periodic displacement of its atom from their equilibrium position। यानी कि अपनी equilibrium position पे ही they are also vibrating। And it has a rotational energy by virtue of its rotation about its center of gravity। In the polyatomic molecules, each electronic energy level has associated with its various vibrational energy levels with even lesser energy differences। The electronic transition can occur from any of the vibrational and rotational energy level associated with the lower electronic energy। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिकली एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ये शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। ये एक वेल नोन एक फिनोमिनन है, आपको पता है। तो द टोटल एनर्जी एक्चुअली ऑफ एन molecule is the sum of all its energies, electronic energies, vibrational energies and rotational energies।
Now we will discuss the interaction between electromagnetic radiation and molecule. If a beam of electromagnetic radiation is directed onto the molecule lying in the energy level E naught, इनके अगर हम ये जो इनके ट्रांसमिशन है यानी कि देखें कि ये इसकी बेस वैल्यूज है, यहाँ पे इसकी एनर्जी एक यानी कि जब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर फॉल नहीं कर रही तो उसकी ये एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, या ये यहाँ पे उसका वेव नंबर है। तो जैसे ही कोई एक एनर्जी इस पे फॉल करेगी, इट कैन absorb energy and can move to E1 or even further more. So these are the different energy levels, यहाँ पे वो शिफ्ट कर सकता है। यानी कि ई नॉट से E0 E नॉट से दे कैन जंप टू हायर एनर्जी लेवल। And according to the quantum theory, the energy content of molecule cannot be changed continuously but is confined to a certain discrete value or energy level. यानी कि E नॉट और E1 के दरमियान एक स्पेसिफिक एनर्जी है। लेट से ये जो एनर्जी डिफरेंस है E नॉट और E1 के दरमियान, अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है मिसाल के तौर पे, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखें, तो जब तक हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक क्वांटम नहीं एब्जॉर्ब होगा तो ई नॉट से ई वन ट्रांजिशन नहीं होगी। अगर हम लेट से इलेक्ट्रॉन की बात करें कि जी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, या कोई भी स्टेट है, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, कोई भी स्टेट है, तो जो उसका ई नॉट है वो उसकी एनर्जी एट द स्टेबल स्टेट है। तो जैसे ही वो कोई भी क्वांटा बाकी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्वांटा जो है, क्या होएगा वो क्वांटा जो है जब हमारा एब्जॉर्ब होगा ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, यानी कि जिसकी एनर्जी ई नॉट और ई वन के डिफरेंस के इक्वल होगी, तो फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और वो जो है फ्रॉम द लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट चला जाएगा। और ये एनर्जी कितनी होती है, इसको हम कहते हैं कि डेल ई के साथ अगर हम इसको डिनोट करें तो डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच इज अ कांस्टेंट, दैट इज अ प्लैंक कांस्टेंट, एंड न्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जब एक वेवलेंथ या इस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का एक क्वांटा फोटोन एब्जॉर्ब होगा और उसकी एनर्जी कितनी होगी, यानी कि जो ई नॉट और ई वन के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो होगा इक्वल, तो फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी कि every energy will not be absorbed, only a specific energy of photon will be absorbed which is equal to delta E, यानी कि सिर्फ उस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिसकी एनर्जी डेल्टा E के इक्वल होगी। As a result, the intensity of the absorbed radiation will decrease while all other frequencies remain unabsorbed. मिसाल के तौर पे हम जो डेल्टा ई है, यानी कि ई नॉट और ई वन का डिफरेंस है 10, अगर हम एक रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है वो सेंड करें, मसलन वेवलेंथ फ्रॉम 2 3 4 5 से लेके 15 तक, तो सिर्फ 10 एनर्जी वाला एब्जॉर्ब होगा, बाकी 2 से लेके 15 तक जितनी भी वेवलेंथ है वो सारी की सारी जो है अनएब्जॉर्ब्ड होंगी। और ऐसे भी नहीं होगा कि एक क्वांटा 2 वाला और एक 8 वाला एब्जॉर्ब हो गया और 10 एनर्जी उसको मिल गई, नहीं, जस्ट 10 एनर्जी, यानी कि डेल्टा ई एनर्जी वाला जो फोटोन है वो ही एब्जॉर्ब होगा। तो जब ये एब्जॉर्ब हो गई एनर्जी, द मेजरमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस एट अ वेरियस वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको जब हम मेजर कर लेंगे तो इस फिनोमिनन को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, यानी कि जो एनर्जी वेव एब्जॉर्ब हुई है। अच्छा, हमने पहले इससे बात की थी कि ये बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे उसने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी या नेचर ऑफ दैट, यानी कि जो डेल्टा ई है वो नेचर पे डिपेंड करता है मैटर के। तो जो डेल्टा ई है कि कौन से फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हुई है, तो दैट विल बी इक्वल टू दी क्वालिटेटिव एनालिसिस।
और कितनी एनर्जी, मसलन डेल्टा ई था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है तो इट मींस कि वो कोई स्पेसिफिक क्वालिटी वो हमें पता लग गई, लेकिन वो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, एक क्वांटा अब्सॉर्ब कर रहा है तो लेट्स से वहां पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर वो 10 क्वांटास अब्सॉर्ब कर रहा है तो वहां पे 10 मॉलिक्यूल, दिस विल बी दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस in the spectroscopy as well. The result of the interaction of the electromagnetic radiation with the substance is usually recorded as a plot of absorbance or transmittance. Absorbance और transmittance तकरीबन सेम चीजें हैं, लेकिन एक्चुअली absorbance क्या है कि कौन कौन सी वेवलेंथ absorb हो गई, अगर हम उसका स्पेक्ट्रम ले लें, उसको प्लॉट कर लें, या कौन कौन सी वेवलेंथ्स जो है या कौन सी एनर्जी जो है वो एमिट हो गई, हम उसको देख लें, तो दैट विल बी दी एमिशन स्पेक्ट्रम. So the wavelength at which the absorption occur can be used for the qualitative analysis of the sample, and the extent to which absorption occur determined by the measurement of intensity can be used for the quantitative analysis. तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें नेचर ऑफ लाइट यानी कि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ये बताएगी क्वालिटेटिव, या उस मैटर की क्वालिटी को शो करेगी, और कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ऑफ दैट सेम वेवलेंथ वो हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। मिसाल के तौर पे देखिए, जैसे पहले मैंने बताया, अगर मैटर बहुत ज्यादा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ लेट्स से कि हम कार्बोनिल ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर 700 सेंटीमीटर इनवर्स पे आईआर रीजन में अगर लाइट एब्जॉर्ब होती है तो हम कहते हैं जी कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, और एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है जी वो एक क्वांटा एब्जॉर्ब हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि जी इसमें एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है या एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर 10 क्वांटास एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि जी इस मैटर में 10 जो है वो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। A sample may emit electromagnetic radiation either naturally or after absorbing some energy, such as heat energy or chemical energy from a chemical reaction. The spectrum obtained in this case is known as emission spectrum. यानी कि अगर हम इमिटेड लाइट को मेजर करें तो दिस विल बी द emission spectrum, और अगर हम एब्जॉर्ब्ड लाइट का स्पेक्ट्रम ले लें तो दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. The frequency of the emitted radiation can likewise be used for the qualitative analysis and its intensity for the quantitative analysis. In fact, the absorption of energy by a molecule can occur only when a photon having energy necessary for transition between two energy levels strikes the molecule. For a given excitation process of a molecule absorbs only one photon and hence absorb radiation of only one frequency which is recorded as a absorption line. तो ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ एक स्पेसिफिक फोटोन ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, रेंज ऑफ वो फोटोन किसी एक ही मॉलिक्यूल या एक ही ट्रांजिशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. If this were the case with all molecules of substance, one would observe a series of absorption line because the molecule exists in a number of different energy level due to the number of different permissible combinations of electronic, vibrational and rotational energy. तो क्योंकि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं मैटर में एक ही तरह के, तो वो एक ही तरह की एब्जॉर्प्शन कर रहे होंगे तो हमें एक सीरीज ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइन जो है वो मिलती है. However, the absorption line representing these transitions are so close to each other due to relatively small difference in the energy involved in these transitions that it is not possible to obtain their resolution and plot of observance versus wavelength of wave number for a group of molecules usually appears as a smooth absorption band or field. हम नॉर्मली इसको डिफरेंट जो एब्जॉर्प्शंस हैं एक ही मॉलिक्यूल कर रहा, अब उसको मेजर नहीं कर सकते, बट
विद द कनेक्शन ऑफ ए कंट्रोल वो कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है आज टुडे के व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एंड हाउ दे इंटरेक्ट। और इसमें मेन पॉइंट यही था जिसको मैं एलेबोरेट करता हूँ कि जिस ओनली द स्पेसिफिक क्वांटास आर एब्जॉर्ब, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफिक पैरामीटर, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक क्वांटा जो है जब एब्जॉर्ब होगा हमें उसकी क्वालिटी ऑफ मैटर का पता चलेगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ द क्वांटास ऑफ दैट स्पेसिफिक पैरामीटर शो दी क्वांटिटेटिवली के कितने मॉलिक्यूल या कितने दैट फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट है। होप के आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक्स को देखा है। In the next lecture we will discuss the different types of spectroscopy. If you have any query, please do not hesitate to ask.